यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं हिंदी में, तो आप इन्हें डिटेल में खुद पढ़ें 2023 के, एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, क्योंकि इसमें मिस्टेक होने से प्रॉब्लम हो सकती है। निम्नलिखित 3 प्रश्नांशों के लिए निर्देश। निम्नलिखित 2 परिच्छेदों को पढ़िए और उनके नीचे आने वाले प्रश्नांशों के उत्तर दीजिए। इन प्रश्नांशों के लिए आपके उत्तर केवल इन परिच्छेदों पर ही आधारित होने चाहिए। परिच्छेद 1, मानव विकास की प्रगति बनाए रखने के सामने सबसे बड़ा खतरा इस रूप में दिखाई देता है कि उत्पादन और उपभोग के स्वरूप में दिनों दिन अधारणीयता बढ़ती जा रही है। वर्तमान उत्पादन मॉडल जीवाश्म ईंधनों पर बहुत अधिक निर्भर है। अब हम जानते हैं कि यह स्वरूप अधारणीय है क्योंकि ये संसाधन सीमित है। मानव विकास को सही अर्थों में धारणीय बनाने के लिए आर्थिक समृद्धि और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के बीच की घनिष्ठ संबद्धता को पृथक करने की जरूरत है। कुछ विकसित देशों में पुनर्चक्रण, रिसाइक्लिंग का प्रसार कर और सार्वजनिक परिवहन तथा आधारिक संरचना के निवेश कर इनके अति दुष्प्रभावों को कम करना आरंभ कर दिया है, किंतु अधिकांश विकासशील देशों को परिष्कृत ऊर्जा स्रोत की ऊंची कीमतों और अल्प उपलब्धता के कारण बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। विकसित देशों को चाहिए कि वे विकासशील देशों के धारणीय मानव विकास की ओर जाने में सहायक बने। क्वेश्चंस पढ़ते हैं, फिर इंग्लिश में पढ़ेंगे और आंसर देंगे। निम्नलिखित में से किनके कारण उत्पादन के स्वरूप में अधारणीयता है? जीवाश्म ईंधनों पर भारी निर्भरता, संसाधनों की सीमित उपलब्धता, 3 पुनर्चक्रण का प्रसार। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, ये सही लगता है। 1 और 2, केवल 2, केवल 1 और 3, 1 और 3 पुनर्चक्रण नहीं, एंड D 1 2 3। तो इंग्लिश में देखते हैं, देन वी विल डिसाइड। The main threat to maintaining progress in human development comes from the increasingly evident unsustainability of production and consumption patterns. Current production models rely heavily on fossil fuels. We now know that this is unsustainable because the resources are finite. The close link between economic growth and greenhouse gas emissions need to be served for human development to become truly sustainable. Some developed countries have begun to alleviate the worst effects by expanding recycling and investing in public transport and infrastructure, but most developing countries are hampered by the high cost and low availability of clean energy sources. Developed countries need to support developing countries' transition to sustainable human development. So, unsustainability in production pattern is due to which of the following? Heavy dependence on fossils, limited availability of resources, expansion of recycling. So 1 or 2 is correct. A is the answer. सेकेंड क्वेश्चन भी सेम पैराग्राफ पर बेस्ड है, हिंदी में देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विकसित देश विकासशील देशों के धारणीय मानव विकास की ओर जाने में सहायक हो सकते हैं, कम लागत पर परिष्कृत ऊर्जा स्रोत उपलब्ध कराकर। सेकंड है, उनके सार्वजनिक परिवहन के सुधार के लिए नाम मात्र ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराकर। 3, उन्हें अपने उत्पादन और उपभोग के स्वरूपों को बदलने के लिए प्रोत्साहित कर। सो पहला और दूसरा ठीक लगता है। सो इंग्लिश में देखते हैं। डेवलप्ड कंट्रीज कैन सपोर्ट डेवलपिंग कंट्रीज ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट बाय making clean energy sources available at low cost, providing loans for improving their public transport to nominal interest rates, and encouraging them to change their production and consumption patterns. तो यहाँ पर लिखा है that some developed countries have begun to alleviate the worst effects by expanding recycling and investing the public transport and infrastructure. तो रिसाइकलिंग शुरू हुई है एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी इम्प्रूव किया है बाय इन्वेस्टमेंट, बट मोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज आर हैम्पर्ड बाय
द हाई कॉस्ट एंड लो अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन एनर्जी सोर्सेज। तो पहला कह रहा है कि क्लीन एनर्जी सोर्सेज अवेलेबल करा के, दूसरा इम्प्रूवमेंट ट्रांसपोर्ट पर। तो यहाँ लोन की भी बात कर रहा है, एंड विच इज बाई हेयर इट इज रिटन इन्वेस्टिंग इन। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए इन्वेस्टमेंट लग रहा है, दे कैन प्रोवाइड। सो बी इज द आंसर 1 and 2। हिंदी में पैसेज 2। जब तक उन शक्तियों और प्रवृत्तियों को जो देश के पर्यावरण को नष्ट करने के लिए उत्तरदायी हैं निकट भविष्य में नियंत्रित नहीं किया जाता है और अनाच्छादित क्षेत्रों में वृहद पैमाने पर वन रोपण आरंभ नहीं किया जाता, विषम जलवायु दशाएं और पवन तथा जल के द्वारा होने वाला भूक्षरण इस सीमा तक बढ़ जाएगा कि धीरे धीरे कृषि, जो हमारे लोगों का मुख्य आधार है, असंभव हो जाएगी। विश्व के मरुस्थलीय देश और राजस्थान के हमारे अपने मरु प्रदेश वृहद पैमाने पर हुए वनोन्मूलन के दुष्परिणामों की भयावह याद दिलाते हैं। मरु सदृश भूदृश्य अब गंगा सतलज के मैदानों और दक्कन पठार समेत देश के अन्य भागों के अनेक स्थानों पर दिखाई देने लगे हैं। जहां कुछ ही दशक पूर्व बारहमासी सरिताओं और सोतों के साथ हरे भरे वन हुआ करते थे, वहां अब सिर्फ वर्षा ऋतु को छोड़कर सूखी सरिताएं और सूखे सोते और हरियाली से रिक्त भूरे मैदान दिखाई देते हैं। हिंदी में क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर इंग्लिश में पढ़कर डिसाइड करेंगे आंसर। उपर्युक्त परिच्छेद के अनुसार वनोन्मूलन और अनाच्छादन के अंततोगत्वा निम्नलिखित में से क्या परिणाम होंगे? मृदा संसाधन का क्षरण, आम आदमी के लिए जमीन की कमी, कृषि के लिए जल की कमी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इंग्लिश में पढ़ते हैं। इन इंग्लिश, unless the forces and tendencies which are responsible for destroying the country's environment are checked in the near future and afforestation of denuded areas is taken up on a massive scale, the harshness of the climatic conditions and soil erosion by wind and water will increase to such an extent that agriculture, which is the mainstay of our people, will gradually become impossible. The desert countries of the world and our own desert areas in Rajasthan are a grim reminder of the consequences of large-scale deforestation. Pockets of desert-like landscape are now appearing in other parts of the country, including the Satluj-Ganga plains and the Deccan Plateau, where only a few decades back there used to be lush green forest with perennial streams and springs. There is only brown earth bare of vegetation without any water in the streams and springs except in the rainy season. So, third question. According to the passage given above, deforestation and denudation will ultimately lead to which of the following? Depletion of soil resources, shortage of land for the common man, lack of the water for cultivation. So इसमें 1 और 3 ठीक लग रहा है। शॉर्टेज ऑफ लैंड फॉर कॉमन इज नॉट करेक्ट, सो डिप्लीशन ऑफ सॉइल रिसोर्सेज एंड लैक ऑफ water for cultivation. So the answer is C, 1 and 3 only. Next question. Which is the value of x in the sequence 20, 10, 10, 15, 30, 75 x? Question 4. So यहाँ पर एक पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा है कि हम पहले डिजिट को मान लीजिए 20 को 0.5 से मल्टीप्लाई करें. So 20 into 0.5 will give means half of this 10. सो 10 को फिर हम, ये नेक्स्ट डिजिट आ गई, देन 10 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया मीन्स डबल ऑफ 0.5, तो 10 आ गया, तो नेक्स्ट डिजिट आ गई. फिर हमने 10 को 1.5 से मीन्स 0.5 का इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं, 1.5 से मल्टीप्लाई किया तो 15 आ गया. फिर 15 को 2 से किया तो 30 आ गया. तो बेसिकली हमने स्टार्ट किया 30 आ गया, 30 को हमने 2.5 से किया, मतलब जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसे हम 0.5 इंक्रीज करते जा रहे हैं. 2.5 से किया तो 75 आ गया. 75 को अगर हम अब करेंगे 3 से, क्योंकि 2.5 से 0.5 इंक्रीज, सो 225 इज द आंसर. तो बेसिकली ये हुआ कि हमने 0.5 से 20 को मल्टीप्लाई किया, फिर 10 को 1 से, फिर नेक्स्ट 10 को 1.5 से, देन 15 को 2 से,
30 को 2.5 से एंड 75 को 3 से, ये मल्टीप्लाई करके हमें सीरीज मिली और आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5। An identity card has the number A, B, C, D, E, F, G, not necessarily in that order, where each letter represents a distinct digit. 1, 2, 3 is not there. 4, 5, 6 is not there. 7, 8 and 9 only. The number is divisible by 9. After deleting the first digit from the right, the resulting number is divisible by 6. After deleting 2 digits from the right of original number, the resulting number is divisible by 5. After deleting 3 digits from the right of the original number, the resulting number is divisible by 4. After deleting 4 digits from the right of original number, the resulting number is divisible by 3. After deleting 5 digits from the right of original number, the resulting number is divisible by 2. Which of the following is a possible value of the sum of the middle 3 digits of the number? तो यहाँ हम नंबर्स को ऐड करते हैं। ऑर्डर तो सेम नहीं है, बट नंबर का सम तो हम कहीं से भी करें सेम ही आएगा। सो नंबर 1 + 2, 1 + 2 3 नहीं लेंगे, 4 5 + 5 + 6 नहीं है, 7 8 एंड 9 + 9, इसे ऐड किया तो ये 36 आ गया। अब 36 को अगर हम, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 7 डिजिट हैं, क्योंकि 3 एंड 6 नहीं है, तो 7 डिजिट्स हैं ये। सो वी मार्क देम एंड देन वी विल फिल देम। तो टोटल इज 36 एंड 36 इज डिविजिबल बाय 9। सो ये पहला पोर्शन क्वेश्चन का हो गया कि नंबर इज डिविजिबल बाय 9। आफ्टर डिलीटिंग द फर्स्ट डिजिट फ्रॉम द राइट, तो हम ये वाली डिजिट को डिलीट कर रहे हैं। द रिजल्टिंग नंबर इज डिविजिबल बाय 6, तो जो बाकी के हैं वो 6 से डिविजिबल हैं, मतलब कि 3 एंड 2 से भी डिविजिबल हैं, बोथ से। और हम कोई भी नंबर इसमें से डिलीट करते हैं, क्योंकि ये नंबर हमें पता नहीं लास्ट में जो हमने डिलीट किया वो कौन सा है। और रिमेनिंग नंबर जो है अगर डिविजिबल बाय 3 है, हमने ये लास्ट डिजिट हटा दी और रिमेनिंग नंबर भी डिविजिबल बाय 3 तभी होगा जबकि हटाई वाली डिजिट भी डिविजिबल बाय 3 है। तो इसमें सिर्फ एक ही डिजिट है 9 जो कि डिविजिबल बाय 3 है। सो यहाँ 9 आ गया। अब रिमेनिंग जो है 3 से डिविजिबल बाय है। अब 2 से भी डिविजिबल है। सो 2 से डिविजिबल होने का मतलब है कि जो ये डिजिट इवन होनी चाहिए। सो दिस डिजिट इज इवन। अब 2 डिजिट हटा दें तो ये 2 डिजिट्स हटा दें और रिमेनिंग जो है वो 5 से डिविजिबल है, मतलब 0 या 5 होना चाहिए यहाँ। तो यहाँ 5 हो गया, 0 तो है नहीं, तो यहाँ 5 आ गया। अब 3 डिजिट हटा दी तो यहाँ तक के हटा दी, यहाँ तक में ये डिविजिबल बाय 4 है, तो ये दो नंबर डिविजिबल बाय 4 होने चाहिए। ये इवन ही होगा, चाहे 12 हो, चाहे 72 हो, या 48 हो, या 84 हो। सो दिस विल बी इवन एंड दिस विल बी एनी नंबर, वी डोंट नो। यहाँ पर जो है 1 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, इवन और दोनों हो सकते हैं। अब नेक्स्ट 4 डिजिट हटा दी तो डिविजिबल बाय 3 है, यहाँ तक की रिमूव कर दी। सो यहाँ तक का नंबर टिल हेयर इट इज डिविजिबल बाय 3 है, तो यहाँ इवन तो हो नहीं सकता, तो ये दोनों हट गए। 7 1 हो सकते हैं। सो यहाँ ये 12 होगा या 72 होगा। 48 एंड 84 हट गए हैं। अब 5 डिजिट हटा दी, यहाँ तक हटा दी, ओनली 2 ये बची। अब ये 2 से डिविजिबल है तो ये इवन होगा। तो अगर हम नंबर अब लिखना चाहें तो यहाँ पर हो गया 9 5 9 ब्लैंक 5 और देन वी हैव यहाँ पर या तो 12 होगा या तो 72 होगा, 12 और 72। एंड देन वी हैव 2 नंबर्स। सपोज हमने 12 वाला यहाँ लिख लिया और 72 वाला यहाँ लिख लिया, तो जो बाकी के हैं 12 वाले केस में होगा, यहाँ इवन है अभी, तो यहाँ इवन होगा और यहाँ 7 होगा, तो यहाँ पर इवन है। और इसमें 7 2 में यहाँ इवन है और यहाँ 1 आ जाएगा, तो 1 इवन 72, 5 इवन 9, 7 इवन 12, 5 इवन 9, ये हो गए नंबर।
अब क्वेश्चन है कि which of the following is a possible value of the sum of the middle 3 digits of the number। तो ये तीन तो हमारी क्लियर हो गई। 8 आ गया एक, तो 1 2 5, दो इधर दो इधर, और दूसरे में हमारे पास यहाँ 7 2 आ गया एंड 5, तो 9 + 5 14, वो इसमें दिया नहीं है, तो आंसर इज 8। पॉसिबल नंबर्स हो गए 74 एंड यहाँ 8 हो गया, यहाँ 8 आ गया, और दूसरा हो गया 14 72 5 8 9, सो ये दो नंबर हो गए 14 72 5 8 9, दूसरा है 74 12 5 8 9। ये वाला तीन मिडिल ज्यादा आ रहे हैं 7 2 5 एंड दिस इज 1 2 5 इज ओके। नेक्स्ट इज टू फ्रेंड्स X and Y स्टार्ट रनिंग and they run together for 50 meters in the same direction and reach a point X, turns right and runs 60 meters while Y turns left and runs 40 meters, then X turns left and runs 50 meters and stops while Y runs right and runs 50 meters and then stops. How far are the two friends from each other now? तो यहाँ हम पहले तो डायरेक्शन बना लेते हैं। डायरेक्शन है साउथ ईस्ट वेस्ट। अब टू फ्रेंड्स हैं, वो रन किए, एक्स एंड वाई यहाँ दोनों थे, एक्स वाई शुरू करके 50 मीटर रन किया सेम डायरेक्शन में, सो 50 मीटर। अब एक्स जो है राइट टर्न कर गया, राइट टर्न कर गया एंड 60 मीटर रन किया, 60 मीटर, एंड वाई टर्न्स लेफ्ट एंड ये 40 मीटर किया, सो 40 मीटर, एंड देन X turns left and runs 50 मीटर। X यहाँ से लेफ्ट किया, राइट इधर होगा, तो ये 50 मीटर, 50 मीटर, एंड Y turns right and runs 50, Y ने राइट किया एंड 50। तो अभी कितना दूर हैं एक दूसरे से? सो दे आर, ये सेम डिस्टेंस होगी 60 + 40, क्योंकि ये 50-50 गए हैं, तो this is here, he is here and he is also here, so this is 60 + 40 100 meters, so answer is A। which day of June 2099 among the following is Sunday? तो यहाँ पर हमें देखना है कि 100 ईयर्स में 76 ईयर्स जो हैं ऑर्डिनरी ईयर होते हैं एंड 24 लीप ईयर्स होते हैं। तो इस क्वेश्चन में दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहला तो कि हमें जिस दिन ये एग्जाम हुआ 2022 में 5 जून, उस दिन संडे था, सो सेम डे एग्जाम दिया जा रहा है, सो यू आर वेल अवेयर दैट इट इज संडे, सो उसे आप एक रेफरेंस पॉइंट की तरह यूज कर सकते हैं। और जून के मंथ का ही पूछा गया है आगे एग्जाम क्वेश्चन में। सो यहाँ पर 5 जून को संडे है 2022 में, और 99 से 22 सब्ट्रैक्ट किया तो 77 ईयर्स आ गए। तो 77 ईयर्स हैं, तो हम 1 डे, हर एक ईयर में एक ऑड डे होता है, तो 77 ऑड डे जोड़ेंगे, और 24 लीप ईयर में से यहाँ पर 22 तक कितने लीप ईयर चले गए? 4, जबकि 2004 था, 2008 12 16 एंड 20, 5 बार लीप ईयर चले जा चुके हैं। तो 24 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 19 बचे, 19 लीप ईयर्स बचे। तो 77 ऑर्डिनरी डे प्लस 19 जो लीप ईयर की वजह से आए, एक दिन उसमें ज्यादा होगा, तो कुल जो डेज हो गए 96 ऑड डेज हो गए। 7 से डिवाइड किया तो 13 बार डिवाइड हो गया, 3 और 5 और दिन बचे, 5 जो है ऑड डेज बचे। 7 से जब इसे डिवाइड किया तो 13 बार, 13 क्वोशेंट आ गया, 5 रिमाइंडर आ गया। अब संडे है 5 जून को 22 में, उसमें 5 दिन जोड़े, सो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे आ गया। सो 5 जून को फ्राइडे हो गया और हमें चाहिए संडे, 6th को सैटरडे एंड 7th को संडे, सो डी इज द आंसर। ए बिल फॉर ₹1840 is paid in the denominations of ₹50, 20 and 10 notes. 50 notes in all are used. Consider the following statements. 25 notes of ₹50 are used and remaining are in the denominations of 20 and 10. 35 of ₹20 and remaining in
50 and 10, and 20 notes of rupees 10 are used and remaining in denominations of 50 and 20. तो यहाँ पर हम कैलकुलेशन करें कि 25 नोट अगर 50 के यूज हुए तो 1250, 25 इंटू 50 इज 1250 रुपए पे कर दिए गए 50 नोट, 50 रुपए के नोट से, और बाकी बचे 1840 में से 1250 अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बचे 590। अब 590 के लिए 25 नोट हैं, क्योंकि टोटल 50 नोट हैं तो 25 नोट यूज हो गए, 25 बचे हैं। 25 नोट 20 और 10 रुपए के अगर हम सारे के सारे 20 रुपए के भी लें तो भी 590 रुपए नहीं बनेंगे, तो ये गलत है। 35 नोट्स ऑफ 20, तो अगर 20 के 35 हैं तो ये हो गए 700 रुपए। 700 रुपए अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 1840 में से तो बचे 1140। अब 1140 रुपए के 35 नोट चले गए, 15 नोट से जो कि 50 और 10 के हैं 1140 रुपए पे करने हैं। तो अगर हम पूरे 15 के 15 नोट भी 50 के लें तो 750 रुपए होते हैं, तो हम नहीं पे कर सकते 1140 रुपए। 10 रुपए के 20 नोट तो 200 रुपए पे हुए और 30 नोट बचे हुए हैं। 30 नोट में हमें पे करना है 1640 रुपए, और 30 नोट जो हैं वो 50 और 20 रुपए के नोट हैं। तो 30 नोट अगर हम पूरे 50 के भी ले लें तभी भी हम 1500 रुपए पे कर सकते हैं, जो कि 1640 नहीं है। तो कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है। सो विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट? ऑल द 3 आर नॉट करेक्ट, मीन्स आंसर इज डी। किसी केस में भी मनी पूरा नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9, विच नंबर अमंग्स 2 to the power 40, 3 to the power 21, 4 to the power 18 and 8 to the power 12 is smallest? तो पहले तो हम सबको एक बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं जो पॉसिबल हैं, और फिर जो नहीं है उसे हम चेक करेंगे हाउ टू डू इट। तो जैसे कि हम लें पहला केस लें, ये तो 3 to the power 21 है, फर्स्ट इज 2 to the power 40, उसे ऐसे ही रहने देते हैं 2 to the power 40। 4 to the 18 को हम लिख सकते हैं 2 to the power 36, 2 स्क्वायर एंड 18, तो ये 36 आ गया, 2 to the power 36। सो दिस इज ऑफ कोर्स लेसर देन 2 to the power 40। अब एक बचा 8 to the power 12। 8 to the power 12 को हम लिख सकते हैं 2 क्यूब, सो 2 क्यूब एंड ब्रैकेट में 12, तो ये भी 36 आ गया, क्योंकि जब ब्रैकेट लग जाती है तो ये पावर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो 12 इंटू 3 इज 36। सो ये भी 2 to the power 36 हो गया। सो ये दोनों इक्वल हो गए और दोनों ही 2 to the power 40 से छोटे हैं। अब हमें देखना है कि 2 to the power 40 एंड 3 to the power 21 में कौन सा कम है, कौन सा स्मॉलेस्ट है। तो ऐसे में हम पावर्स को सेम करके देख सकते हैं कि 3 to the power 7 into 3 है, ये 7 into 3 7 इसी तरह हम 2 to the power 40 को भी लिख सकते हैं। 2 to the power 36 को हमें कंपेयर करना है, तो 2 to the power 36 को भी लिख सकते हैं 2 to the power 12 to the power 3। सो दोनों का अगर क्यूब रूट ले लें तो 3 to the power 7 इज इक्वल टू 2 to the power 12, एंड 3 to the power 7 को आप लिख के देख सकते हैं कि दिस विल बी स्मॉलर देन 2 to the power 12। 3 into 3 is 9, 9 into 3 is 27, 27 into 3 is 81, and then into 3, so we will see it comes lesser than 2 to the power 12, which will be quite higher than this. So the smallest is 3 to the power 21. Answer is B. The digits 1 to 9 are arranged in 3 rows in such a way that each row contains 3 digits, and the number formed in the second row is twice the number formed in the first row, and the number formed in the third row is thrice the number formed in the first row. Repetition of digits is not allowed if only 3 of the 4 digits 2, 3, 7 and 9 are allowed to use in the first row. How many such combinations are possible to be arranged in the 3 rows? यहाँ एक हिंट तो ये मिलता है कि जैसे हमें 3 रो लेनी है
और पहली का 3 टाइम्स है, जो यहाँ नंबर यूज किए गए हैं 2379 में से उसका 3 टाइम्स है यहाँ पर। तो यहाँ लास्ट में क्या डिजिट हो सकती है, 3 हो सकती है, उसका 3 टाइम्स यहाँ 9 होगा। और यहाँ पर लास्ट में क्या हो सकती है, 7 हो सकती है, उसका 3 टाइम्स होगा 21, सो 1 हो जाएगा। तो एक हिंट ये मिला। अब इससे हम इसमें दूसरी में ये 2 टाइम्स है तो ये 6 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। तो 1 डिजिट तो इजीली हम ऑब्टेन कर पाए, क्योंकि 3 टाइम्स अगर हम 7 का कर लिया, हमने 2 का करेंगे तो 6 एंड 8 नहीं आ रहा है, 8 इज देयर। 2 और 9 वाले भी हम लिख लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट में हम 2 3 7 9 ही यूज कर सकते हैं। तो इसका डबल होगा 4 और यहाँ पर होगा 8। ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो, ये थर्ड। 9 दूनी 18, यहाँ 8 होगा और यहाँ पर होगा 7। अब इस बात को ध्यान रखते हुए कि नंबर रिपीट ना हो, हम नंबर फिल करते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए हमने 2 ले लिया, सो दिस विल बी 6 एंड दिस विल बी 6। तो ये नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता ड्यू टू दिस 6, सो वी रिमूव दिस। 9 हम नहीं ले सकते क्योंकि 9 यहाँ ऑलरेडी है, तो रिपीटिशन हो जाएगा, तो यहाँ 7 होगा। ये हर केस हम अलग अलग चेक करेंगे, दीज आर 4 केसेस। सो 7 ले लिया, देन वी कैन हैव दुगना ऑफ दैट इज 14, एक आगे जाएगा, देन यहाँ 21 हो गया, यहाँ 2 आगे जाएगा। और 9 अब हम ले सकते हैं, 9 हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि दैट इज ओनली 2 इज देयर। सो 2 का दुगना 4 एंड दिस 5 हो गया, एंड ये अभी तक कोई नंबर रिपीट नहीं हुआ है, एंड देन 6 एंड 2 8। सो ये करेक्ट आ गया। तो इस तरह हम चेक कर सकते हैं। अब इसी में हम जाते हैं दूसरे में, जब इसकी 7 एंड पॉइंट है, इसका दुगना 3 गुना, यहाँ 2 कैरी ओवर होगा, यहाँ 1 कैरी ओवर होगा। अब यहाँ पर हम फिल कर सकते हैं, 2 नहीं कर सकते, ऑलरेडी हो गया। 3 हम कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक नहीं हुए। सो लेट्स डू 2। सो 2 4 एंड 1 5 एंड देन हेयर 2 6 एंड 2 8। सो दिस विल बी 8। अभी तक कोई नंबर रिपीट नहीं हुआ है क्योंकि 7 4 1, दिस 7 4 एंड 1 और 2 5 8। अब लास्ट में हमारे पास बचा है नंबर 7 हो गया, 2 हो गया, 3 भी कर सकते हैं एंड 9 भी कर सकते हैं। सो अगर हम 9 करें, सो 9 दूनी 18, ये रिपीट होगा यहाँ, तो हम ये 9 नहीं कर सकते क्योंकि 8 यहाँ ऑलरेडी आ चुका है। सो वी रिमूव दिस, वी डू द नेक्स्ट वन विच इज 3। 3 से किया तो यहाँ पर हो गया 6, 6 अभी तक नहीं आया, देन वी डू 9, सो 9 हो गया। सो दिस इज 1 करेक्ट वन। सो 3 2 7 2 7 3। अब इन दो में आते हैं, ये करेक्ट होगा। यहाँ चेक करते हैं, इसमें हम 2 4 8 में से नहीं ले सकते, यहाँ पर हम ले सकते हैं 3। 3 लिया तो 6 एंड देन वी हैव 9, देन वी कैन हैव 7। तो ये 3 डिजिट नंबर से बड़ा हो रहा है, सो वी कैन नॉट टेक हेयर 7, बट वी कैन गो बैकवर्ड। 7 हम अंदर ले लें, सो 3 का डिस्कार्ड हो गया, 7 और 9 का हमें चेक करना है। यहाँ रिपीट हो गया, 14 आएगा, तो दिस ऑल्सो वी कैन नॉट टेक। 9 का और चेक करते हैं, सो 9 लिया, 9 18, तो यहाँ भी रिपीट हो गया, ये नहीं हम ले सकते। तो ये वाली सीरीज नहीं बनेगी जिसमें एंड 2 आ रहा है। अब 9 का ले, 9 में अगर एंड आ रहा है तो चेक करते हैं। यहाँ पे मान लीजिए हमने 7 लिया, नहीं ले सकते क्योंकि लास्ट में 7 है। 3 ले लिया तो 3 3 9 यहाँ आएगा, वो भी नहीं ले सकते। 2 ले लिया तो 4 एंड 6। अब इसके बाद हम ले सकते हैं 7 नहीं ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। 3 से फिर रिपीट होगा, 3 9 यहाँ होगा, तो और 9 भी नहीं ले सकते। तो इसमें हम 3 डिजिट नंबर ही नहीं बना पा रहे हैं, बिकॉज 3 लेने से भी 9 आ रहा है और 9 लेने से भी रिपीट हो रहा है। सो वी आर नॉट एबल टू गेट 3 डिजिट नंबर। सो ये 2 ही केस हैं जो करेक्ट हैं। सो आंसर इज 2, आंसर इज सी। इसे थोड़ा स्पीड से करना होगा, जस्ट नंबर रख के डबल और ट्रिपल करना है। सो इट इज नॉट वेरी टाइम कंज्यूमिंग, कैन बी डन इजीली। निम्नलिखित 4 प्रश्नांशों के लिए निर्देश। निम्नलिखित 2 प्रच्छेदों को पढ़िए और उनके नीचे आने वाले प्रश्नांशों के उत्तर दीजिए।
इन प्रश्नांशों के लिए आपके उत्तर केवल इन परिच्छेदों पर ही आधारित होने चाहिए। परिच्छेद 1, जूते गांठने जैसे साधारण से काम के लिए हम सोचते हैं कि कोई विशेष प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति ही हमारे इस काम को कर सकेगा, लेकिन राजनीति में हम मान लेते हैं कि हर कोई जो मत वोट प्राप्त करना जानता है वह राज्य का शासन करना जानता है। बीमार पड़ने पर हमें एक प्रशिक्षित चिकित्सक की आवश्यकता होती है, जिसकी डिग्री उसकी खास तैयारी और तकनीकी क्षमता की गारंटी होती है। हमारी तलाश यह नहीं होती कि चिकित्सक सबसे सुंदर हो या सबसे अच्छा वक्ता हो। तो फिर जब पूरा राज्य ही बीमार है तो क्या हमें इसकी तलाश नहीं होनी चाहिए कि हमें सबसे बुद्धिमान और सबसे उत्तम व्यक्ति की सेवा और मार्गदर्शन मिले। 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक इस परिच्छेद के लेखक के संदेश को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? ए, हम मान लेते हैं कि गणतंत्र में कोई भी राजनीतिज्ञ देश का शासन चलाने के योग्य है। बी, राजनीतिज्ञों को प्रशासन में प्रशिक्षित लोगों में से ही चुना जाना चाहिए। सी, हमें कोई ऐसी पद्धति सोच निकालने की जरूरत है जिससे सार्वजनिक पद से अयोग्यता को दूर रखा जा सके। डी, चूंकि मतदाता अपने प्रशासकों को चुनते हैं, राज्य का प्रशासन करने की राजनीतिज्ञों की योग्यता पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। तो सी इसका सही लगता है कि हमें ऐसी तलाश करनी है कि जहां पर हम योग्य लोगों को चुन सकें और उनका मार्गदर्शन और बुद्धिमान जो लोग हैं उनका मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें। तो कोई एक तरीका निकालने की जरूरत है, तो सी लगता है, बट वी विल डिसाइड आफ्टर रीडिंग इंग्लिश। In simple matters like shoemaking, we think only a specially trained person will serve our purpose. But in politics, we presume that everyone who knows how to get votes knows how to administer a state. When we are ill, we call for a trained physician whose degree is a guarantee of specific preparation and technical competence. We do not ask for the handsome physician or the most eloquent one. Well then, when the whole state is ill, should we not look for the service and guidance of the wisest and the best? Which one of the following statements best reflects the message of the author of the passage? We assume that in a democracy, any politician is qualified to administer a state. B, politicians should be selected from those trained in administration. C, we need to devise a method of barring incompetence from public office. D, as voters select their administrators, the eligibility of politicians to administer a state cannot be questioned. So पहला गलत है, we are not assuming. सेकंड में हम trained administration लोगों में से छांट सकें, number will be very less and it is not possible. And then how to compare them, because there are other skills also required to run a state. So C is the correct answer. We need to devise a method. So we take C as the answer. Next we परिच्छेद 2, गरीबी रेखा नितांत असंतोषजनक हो जाती है जब यह समझने की बात आती है कि भारत में गरीबी का प्रसार कहाँ तक है। यह केवल इसलिए नहीं है कि इसकी परिभाषा बहुत ही संकीर्ण है कि गरीब कौन है और गरीब की गणना करने की क्रिया पद्धति विवादास्पद है, बल्कि यह इसके अंदर निहित अपेक्षाकृत अधिक मूलभूत धारणा के कारण है। यह गरीबी को अपर्याप्त आय या अपर्याप्त क्रय शक्ति के रूप में समझने पर अनन्य रूप से निर्भर है। इसे बेहतर रूप में आय निर्धनता कहकर वर्गीकृत किया जा सकता है। यदि गरीबी अंततोगत्वा उन चीजों से वंचित होना है जो मनुष्य के सुख स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं, तो आय निर्धनता इसका केवल एक पहलू है। जीवन निर्धनता हमारे विचार में सिर्फ वह कंगाली की दशा में नहीं है जिसमें व्यक्ति वास्तव में रहता है, किंतु दूसरी तरह के जीवन के विकल्प चुनने के लिए वास्तविक अवसर के अभाव में भी है, जो सामाजिक बाधाओं और साथ ही साथ व्यक्तिक परिस्थितियों द्वारा प्रदत्त है। निम्न आय की प्रासंगिकता, अपने पास कम चीजों का होना और वे अन्य पहलू भी जिन्हें मानक आर्थिक निर्धनता के रूप में देखा जाता है। अंततोगत्वा
सामर्थ्य को कम करने की, अर्थात जिन चीजों के विकल्प चुनने से लोग विविधतापूर्ण और मूल्यवान जीवन जीते हैं उन्हें अत्यधिक सीमित कर देने की उनकी भूमिका से संबंधित होते हैं। क्वेश्चन 12 है इसके ऊपर, फिर इंग्लिश में देखेंगे तब आंसर डिसाइड करेंगे। भारत में अपनाई गई गरीब की गणना की क्रिया पद्धति विवादास्पद क्यों है? ए, इसके बारे में थोड़ी उलझन है कि कौन सी चीजें गरीबी रेखा को बनाती हैं। बी, ग्रामीण और शहरी गरीब की दशा के बीच बहुत अधिक असमानताएं हैं। सी, आय निर्धनता मापने का कोई एक समान विश्वव्यापी मानक नहीं है। डी, यह गरीबी को अपर्याप्त आय या अपर्याप्त क्रय शक्ति के रूप में प्रस्तुत करने पर आधारित है। सो डी तो कहा गया है, बाकी ग्रामीण और शहर की बात नहीं कही है, उलझन वाली बात भी नहीं है और विश्वव्यापी मानक भी नहीं। तो इंग्लिश में देखते हैं फिर डिसाइड करेंगे। डी इज द आंसर। पैसेज 2, the poverty line is quite unsatisfactory when it comes to grasping the extent of poverty in India. It is not only because of its extremely narrow definition of who is poor and the debatable methodology used to count the poor, but also because of a more fundamental assumption underlying it. It exclusively relies on the notion of poverty as insufficient income or insufficient purchasing power. One can better categorize it by calling it income poverty. If poverty is ultimately about deprivation affecting human well-being, then income poverty is only one aspect of it. Poverty of a life, in our view, lies not merely in the impoverished state in which the person actually lives, but also in the lack of real opportunity given by social constraints as well as personal circumstances to choose other types of living. Even the relevance of low incomes, meager possessions, and other aspects of what are standardly seen as economic poverty relate ultimately to their role in curtailing capabilities, that is, their role in severely restricting the choices people have to lead variable and valued lives. 12th, why is the methodology adopted in India to count the poor debatable? A, there is some confusion regarding what should constitute the poverty line. B, there are wide diversities in the condition of the rural and urban poor. C, there is no uniform global standard for measuring income poverty. D, it is based on the proposition of poverty as meager income or buying capacity. So D is relevance with respect to this passage. So answer is D. 13 and 14 based on the passage हैं, इन्हें हिंदी में पढ़ेंगे. Then we will go to English version. Next two are mathematics based. 13th, आय निर्धनता गरीब की गणना की एकमात्र माप क्यों है? ए, यह अन्य सभी की उपेक्षा कर केवल एक प्रकार के वंचन की बात करती है. बी, मानव जीवन में अन्य वंचनाओं का क्रय शक्ति की कमी से कुछ भी लेना देना नहीं है. सी, आय निर्धन कोई स्थायी दशा नहीं है, यह समय समय पर बदलती रहती है. डी, आय निर्धनता मानवीय विकल्प चयन को किसी खास समय पर आकर ही सीमित करती है. सो इसका आंसर जो है ए है, ये अन्य सभी की उपेक्षा कर केवल एक प्रकार के वंचन की बात करती है. तो ये बात इससे रिलेटेड इंग्लिश में देखें. देन विल से जीवन निर्धनता से लेखन का क्या तात्पर्य है? ए, मानव जीवन में वे सभी वंचनाएं जो केवल आय की कमी से ही नहीं बल्कि वास्तविक अवसरों की कमी से उत्पन्न होती हैं. तो इसमें भी यही ठीक लग रहा है. अभी बी, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गरीब लोगों की कंगाली की दशा. सी, विविध व्यक्तिगत परिस्थितियों से छूटे हुए अवसर. डी, मानव जीवन में वस्तुपरक साथ ही साथ अवस्तुपरक वंचनाएं जो मनुष्य के विकल्प चयन को स्थायी रूप से सीमित कर देती हैं. मानव जीवन में वे सभी वंचनाएं जो केवल आय की कमी से ही नहीं बल्कि वास्तविक अवसरों की
कमी से उत्पन्न होती हैं। तो ए इज करेक्ट। लेट्स गो टू इंग्लिश वर्जन। 13th क्वेश्चन 13, वाई इज income poverty only measures of counting the poor? A, it talks of only one kind of deprivation, ignoring all others. B, other deprivations in human life have nothing to do with lack of purchasing power. C, income poverty is not a permanent condition, it changes from time to time. D, income poverty restricts human choices only at a point of time. तो इसका आंसर ए है according to the passage. 14, what does the author mean by poverty of a life? A, all deprivations in a human life which stem not only from lack of income but lack of real opportunities. यही रीजन था पैसेज में. बी, impoverished state of poor people in rural and urban areas. ये तो बात ही नहीं हुई रूरल एंड अर्बन की. मिस्ड अपॉर्चुनिटीज इन डाइवर्स पर्सनल सर्कमस्टांसेस, ये भी रीजन नहीं है. डी, मटेरियल एज वेल एज नॉन मटेरियल डिप्रिवेशंस इन ह्यूमन लाइफ विच रेस्ट्रिक्ट ह्यूमन चॉइसेस परमानेंटली. सो ए इज द आंसर. नेक्स्ट, एक्स एंड वाई रन ए 3 kilometer race along a circular course of length 300 meter. Their speeds are in the ratio 3:2. If they start together in the same direction, how many times would the first one pass the other? The start off is not counted as passing. सर्कुलर रेस एरिया है. यहाँ हम लेते हैं कि 300 मीटर का सर्कुलर रेस है और 3 किलोमीटर है कुल. 3 किलोमीटर में 3000 मीटर. तो इसे पार करने के लिए कितने चक्कर लगाने होंगे? 300 से डिवाइड करेंगे तो 10 चक्कर लगाने होंगे 3 किलोमीटर की रेस को कवर करने के लिए. अब मान लीजिए यहाँ से शुरू हुआ दोनों ने, एक्स एंड वाई ने, तो क्या होगा कि 3:2 का रेशियो होने की वजह से 3 चक्कर जिसकी स्पीड 3 है वो काट लेगा और 2 चक्कर वो काटेगा जिसकी स्पीड कम है. तो 3 चक्कर बाद ये यहाँ पर आएंगे और इसने 2 चक्कर काटे होंगे वाई ने, एक्स ने 3 काट लिए होंगे. तो 3 के बाद फिर अगले 3 के बाद मिलेगा, मतलब 3rd चक्कर के बाद, फिर 6th के बाद, फिर 9 चक्कर के बाद मिलेगा. तो 3 बार मिलेंगे. उसके बाद इसे 1 चक्कर काटना है एक्स को और वाई के तब तक होंगे 2, तब फिर 4 एंड 6, उसको 4 चक्कर और काटने होंगे. आंसर इज बी. इफ द ऑर्डर ऑफ द लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट इज reversed and each letter represents the letter whose position it occupies, then which one of the following represents Lucknow? तो हम ABCD को मार्क करेंगे 1 2 3 और उधर से Z वगैरह रिवर्स होके आएंगे. सो ABCDEFGHIJKLMNOP. इसके बाद में देखते हैं क्या हमें चाहिए सब. देन Z से शुरू करेंगे तो Z, देन वी हैव UVWXYZ, YXW, then we will have UV, so VU, then we have ST, so TS, then PQR, RQP, and then we have LMNO, LMNM, and L will be here. Last one is L. So अब हमें corresponding देखना है. A का corresponding Z है, B का Y, C का X, D का W, like this. तो हमें इसमें देखना है. तो लखनऊ को हमें देखना है तो L से सो काउंटिंग करनी पड़ेगी. L यहाँ पर आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12th is L. So from here 12th 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. O is the answer for L. Then we have U. U के साथ यहाँ पर आएगा जो कि 3 4. 6th one F. F is U. So पहले दो तो G आ गए तो ये भी
चलेगा, यहाँ एफ है, यहाँ भी एफ है। अगर हम इन दोनों को देख रहे हैं तो ये मैच कर रहे हैं अब टू एल। ई और डी में अंतर आ रहा है, तो हम ई और डी चेक कर लेते हैं कि ई डी में मतलब डब्लू जो है जिस चीज को रेफर करेगा वो करेक्ट होगा। सो फोर्थ इज डब्लू एंड यहाँ फोर्थ इज डी, तो जिसमें डी है वो करेक्ट है। सो दिस इज डी इज द आंसर। बाकी के हम ना भी चेक करें, देन वी गॉट द आंसर। ये हिंदी में है। नेक्स्ट इज 17th है। इन ए टूर्नामेंट ऑफ चेस having 150 entrants, a player is eliminated whenever he loses a match. It is given that no match results in a tie draw. How many matches are played in the entire tournament? चेस में 2 प्लेयर एक साथ खेलेंगे, इसका मतलब 150 प्लेयर हैं तो 75 गेम होंगे। 75 एक साइड है, 75 एक साइड है, 75। अब 75 जब खेल रहे हैं तो एक उसमें से हारेगा, तो अगली बार जब एक इसमें से निकल गया तो बचे 74। अब 74 में यहाँ पर तो 75 थे, 74 में से इसका हाफ किया तो 37 हो गया। यहाँ पर 150 एंट्रेंट्स हैं, 2 प्लेयर चाहिए, तो पहली बार 75 मैच होंगे और 75 में एक जीतेगा एक हारेगा। 75 खिलाड़ी बचे खेलने के लिए। अब 75 का आधा करें तो 74 का आधा होगा, दैट विल बी 37। तो 37 मैच होंगे, एक खिलाड़ी रह जाएगा, तो 37 आउट हो जाएंगे और 38 खिलाड़ी बच जाएंगे। 38 खिलाड़ी। अब 38 के 19 मैच होंगे, तो ये हुए, यहाँ पर हम ऐड करते जाएं 75 plus 37 and now we have 19, so plus 19। अब 19 आउट हो जाएंगे, 19 रह जाएंगे, फिर 19 का हाफ किया तो 9 मैच होंगे और एक रह जाएगा, तो 9 आउट हो जाएंगे और एक आएगा तो 10 हो जाएंगे। फिर इसके बाद 5 मैच होंगे, 5 के बाद 5 आउट हो जाएंगे, देन वी हैव 2 मैच होंगे, 4, एक रह जाएगा, तो 2 आउट हो जाएंगे और 3 रह जाएंगे। 3 में फिर एक मैच होगा और एक रह जाएगा। अब एक आउट हो गया और 2 बचे, 2 में फिर एक मैच होगा, इसके बाद फिनिश हो गया। सो दिस इज 75 प्लस 37 प्लस 19 प्लस 9 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1, इतने मैचेस हुए। एंड इसे अगर हम जोड़ते हैं तो 25 यहाँ जोड़े 100 हो गए, एंड देन वी हैव 112, 113, 14, 116 और 121, 130, 40, 49, 149। This is the answer. How many 3-digit natural numbers without repetition of digits are there such that each digit is odd and the number is divisible by 5? 3 natural digits हैं तो और divisible by 5 हैं, तो लास्ट डिजिट तो 5 ही होगी। ऑड भी हैं, सो 1, 3, 5, तो यहाँ लास्ट में हो गई 7, 9, ये 4 डिजिट और हैं, एंड नंबर इज डिविजिबल बाय 5, तो ये हो गई। यहाँ 2 डिजिट्स हमें प्लेस करनी जो इन 4 नंबरों में से ही होगी, तो हम इन 4 नंबरों में से परमुटेशन अप्लाई करेंगे क्योंकि हमें अरेंजमेंट चाहिए। सो 4 में से 2 लेने हैं हमें नंबर, सो 4p2, सो 4p2 विल बी 4 into 3 into 2 into 1 upon factorial 2, सो 2 कैंसिल हो गए, तो 12 तरीके से हम ले सकते हैं, ये तो फिक्स ही हो गया। So 12 numbers are there. B is the answer. Question 19. Consider the question and 2 statements given below. Question: is x an integer? Statement 1. X upon 3 is not an integer. Statement 2. 3x is an integer. Which one of the following is correct in respect of the question and the statements? A. Statement 1 alone is sufficient to answer the question.
B. Statement 2 alone is sufficient to answer the question. C. Both statement 1 and statement 2 are sufficient to answer the question. D. Both statement 1 and statement 2 are not sufficient to answer the question. Here if we take question is x is an integer, so we take according to first statement x upon 3 is not an integer, so we take 12 and divide it by 4, divide it by 3, so we get 4 which is an integer, so this is wrong. 3x is an integer, so we take 1 upon 4, this is x, and we multiply it by 3, so 3 upon 4 is not an integer, so both are not sufficient because it's not written that what is an x, so we took x as 1 upon 4. Let's take otherwise, we take integer, x is integer here. Another example, maybe let's take 1 upon 5. So both, D is the answer, both statement 1 and 2 are not sufficient to answer the question, because here we took the x upon 3, x may be integer, may not be integer, so we took and divided by 3, we got an integer which is opposite of statement 1, and in the second we took fraction 1 upon 4 and multiplied it by 3, so we got a non-integer value which is opposite to statement 2. Next question is 20. The increase in the price of a certain item was 25%, then the price was decreased by 20% and then again increased by 10%. What is the resultant increase in the price? तो हम मान लेते हैं 100 रुपए था प्राइस एंड 100 में 25% इंक्रीज कर गया, मतलब 125 रुपए हो गया. अब 125 में 20% कम कर दिया गया, सो 125 माइनस 20% ऑफ 125, सो 125 का 20% कितना होगा, 100 में 20, तो 125 का 20% 20 अपॉन 100 इंटू 125, सो 5 बार हम डिवाइड कर सकते हैं, तो 25 रुपए आया, तो 125 में से 25 सब्ट्रैक्ट कर दिए तो फिर 100 रुपीज हो गया आफ्टर डिक्रीजिंग 20%. एंड देन अगेन इंक्रीज्ड बाय 10, इंक्रीज किया 10 तो 110 हो गया, सो रिजल्टेंट इंक्रीज कितना हुआ, 10% हो गया, सो आंसर इज बी.